स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले स्टेटमेंट लिखे हैं, स्टेटमेंट मैं जानबूझ के इसीलिए लिखा रहा हूं, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। हाँ लिखिएगा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अभी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये छोटे छोटे डेफिनेशन में परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या क्या है, ठीक है। इमिसिव पावर क्या होती है, इमिसिविटी क्या होती है, सारी चीजें। दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, अंडरलाइन कीजिएगा इसे, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। इस पे आया था इस साल तो क्वेश्चन, इस पे आया था, है ना। हाँ, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, फोर्थ पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, ऑफ इट्स सरफेस। तो देखो बेटा क्या है, क्या स्टेटमेंट कि द टोटल हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी ई, टोटल हीट एनर्जी को मैंने किससे डिनोट किया, ई से। आपको भी किससे करना है, ई से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, आपको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, स्टीफेंस के अकॉर्डिंग। तो स्टीफेंस ने किससे डिनोट किया है, ई से, किसी भी बुक के अंदर। तो टोटल क्या, टोटल हीट एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर्थ, वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है हमारा, टी दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या दिया था उन्होंने स्टेटमेंट में, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो टोटल हीट, अरे लड़के इधर समझ ले, रैप्टर सुन दूंगा मैं, फॉर स्पेसिफिक, या इसे रुक जाओ, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, जब भूला मत करो, मैं भूल जाता हूं, फिर मैं तुम्हारा स्टेटमेंट उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं अभी पढ़ा के उल्टा हो जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। ई इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4, वेयर सिग्मा इज क्या है हमारा, स्टीफन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, केबी, अरे वो तो पता है ना, ये कौन सा कांस्टेंट है, स्टीफन। वेयर सिग्मा इट इज स्टीफन्स कांस्टेंट, क्या तो 5 6 7 8, हाँ मुझे याद रहता है। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, -8 है ना, कहाँ है भाई, हाँ -8 है, ठीक है। ये है 5 6 7 8, ऐसे याद रखना, 5 6 7 8, ठीक है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसमें एक बार क्वेश्चन यहां पर भी आया पूछने के लिए, मैं बता रहा हूं, पहले बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट। तो लिख लीजिएगा जूल पर सेकंड मीटर इनवर्स, क्या है, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, और केल्विन टू दी पावर 4। अरे भाई ये मान लो ना कि हमारे पास टोटल हीट क्या है, H इज डायरेक्ट, H इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, और H क्या है, हीट। अरे तेरा भला हो जा, अभी हीट कहाँ है, ये हीट करंट वाला, टोटल हीट, हीट करंट नहीं कहता हूं मैं, अब लॉ बदल गया बेटे, है ना, हाँ लॉ बदल गया है। ये थोड़ी ना कि हर जगह पर तुम के की वैल्यू केल्विन में लिखोगे, कहीं कंडक्शन भी आता है, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी भी होती है ना। तो सुनो, H क्या है हमारा, टोटल हीट, और टोटल हीट पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, E अपॉन टी इंटू ए, अरे टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, शाबाश, सिग्मा इज इक्वल टू, अरे E अपॉन टी इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4, ठीक है। अब इसकी यूनिट, E की यूनिट जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करो किसमें, CGS सिस्टम में, किसमें कन्वर्ट करनी है, तो कन्वर्ट इनटू CGS, क्योंकि यही आया पूछने के लिए, कन्वर्ट इनटू, इसलिए कहता पीछे बोला मत करो, अभी मैं भूल जाता, ये लिखाना सारा, कन्वर्ट इनटू CGS। तो अब बताओ CGS में सिग्मा इज इक्वल टू कैसे करते हैं, सुन लो, सुनो, 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8,
बेटा जूल को क्या लिखेंगे, अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। क्या होता है 10 टू द पावर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। सेकंड अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। मीटर को क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -4 सेंट, नहीं अरे सेंटीमीटर तो आएगा, पहले क्या लिखो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ना। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर टू दी पावर -2। ऐसे करते हैं, कभी गलती मत करना, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू, ठीक है। केल्विन अपनी जगह पर ही है, तो केल्विन केल्विन ही रहेगा, या पर डिग्री सेल्सियस में ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर का कोई सीजीएस और कोई एमकेएस नहीं होता, ध्यान रखें। तो अब बताओ कितना आया ये 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 ब्रैकेट 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर -4, और ये कितना है, कितना हुआ 10 टू दी पावर 3, इतना बड़ा हो जाएगा, कौन सा -3 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -4। तो बेटा 10 टू दी पावर 3 है, 10 टू दी पावर -8, तो कितना आ जाएगा 5.10 टू दी पावर -5 अर्ग। अब इसे याद भी कर लेना, वहाँ कैलकुलेट थोड़ी ना करना है, लेकिन फिर भी जब आप चेक करें तो यूनिट भी चेक कर लेना। तो आया नहीं आया समझ में, पक्का पक्का। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, कन्वर्जन। नीट में कुछ भी आ सकता है, 2 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है। नीट है। किस रंग की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, रेड की, फिर भी कुछ क्या करके आते हैं, पीले की, है ना। 2 गुणा 2 बराबर, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे 4 5 6 7, सोचेंगे नीट में आया है, कुछ तो अलग है, और सीधा पट्टा 5 पे लगा के आएगा, ये ले 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। और बेटे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट, तो ये हो जाएगा, मैं ये लिख दे रहा हूं 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 वॉट मीटर टू दी, मैं कह रहा हूं गलती मत करके आओ, पेपर ऐसे आता है, खत्म, सही में मिस्टेक मत करके आओ आप, मिस्टेक बिल्कुल भी, यकीन मानो आपने मिस्टेक नहीं की तो 42 क्वेश्चन तो आपके बड़े आराम से हो रहे होंगे, 40 के आसपास तो मान के चलो, तुमने मिस्टेक नहीं की तो 40 क्वेश्चन। गहरी सांस लो, गहरी नहीं लेनी ज्यादा, ज्यादा गहरी सोच आदमी को कमजोर बनाती है। अच्छा अब हम कहां थे जरा, हाँ, फॉर स्पेसिफिक फाइनाइट एरिया क्या होगा, h पर यूनिट टाइम, h इज इक्वल टू सिग्मा t टू दी पावर 4 इंटू ए। ये क्या लिख दिया मैंने, इतना लिखवा दो, तभी मत करा बीच में, समझे, मैं कह रहा था बीच में मत बोलो, खाली ये लिख दो, ये लिखा था वैसे मैंने, स्पेसिफिक था। ये लड़की पीछे पीछे हंसती रहती खाना खा, रामायण में एक लड़की हंसी थी, कौन, क्या नाम था उसका, हाँ सुपर्णखा हंसी थी, उसके बाद उतनी मधुरतम हंसी मैंने किसी की देखी नहीं, पहली बार अब इसकी सुनाई देती है कभी कभी। सुनो, द्रौपदी की हंसी ने तो महाभारत करा देते बेटे, इसलिए ध्यान रहे, गर्ल्स को बहुत सोच समझ के हंसना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाती है। हाँ उसने हंस के खाली ये तो कहा था अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत हो गया। केवल 7 लोग बचे थे पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर 7 लोग बचे थे मिला के श्री कृष्ण को, और एक भाग गया था कृतवर्मा, वो बच गया था, एक कृतवर्मा था वो भाग गया था, वो बच गया था। अच्छा इधर आओ, वो सब मर गए थे। h इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, हे गांधारियों अब इधर आ जाओ, h इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए, ठीक है, लिखिएगा आप, हाँ यहां तक नोट कर लिया। इफ देयर इज,
अरे बेटा लिखते जाओ, ऐसा नहीं. इफ देयर इज सराउंडिंग टेम्परेचर, if there is surrounding temperature also specified, surrounding temperature specified, then the energy, ये देखो कब है, यदि एरिया स्पेसिफाइड है, ठीक. अब सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग एनर्जी नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, या E मान लो, E ले रहे हैं ना हम तो, E is equal to sigma T minus T naught to the power 4, T minus T naught to the power 4. या गलत कर दिया, गलत है, सोचो. हाँ, T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4. तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो. देखो नेक्स्ट, इफ द बॉडी इज नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इफ बॉडी नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये याद रखना है, इसे गलती मत कर देना. बॉडी नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देन अ फैक्टर इमिसिव पावर आल्सो इन्वॉल्व, या इमिसिविटी आल्सो इन्वॉल्व, मीन्स कुछ लॉस होगी. क्या होगी, कुछ लॉस. तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ये होता है फैक्टर, स्मॉल फैक्टर इमिसिविटी, सिग्मा ये है कॉफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी, कॉफिशिएंट ऑफ, अभी सब पढ़ाऊंगा क्या क्या है ये, इमिसिविटी सिग्मा T टू दी पावर 4 माइनस T नॉट टू दी पावर 4. ठीक है. तो ये आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में यही कुछ पॉइंट याद रखने थे. एक की पॉइंट लिख लीजिएगा, की पॉइंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जस्टिफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जस्टिफाई न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग. यानी कि एक बार पूछा गया ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम किसके साथ प्रूव कर सकते हैं, तो किसके साथ, स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ, राइट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के साथ. ठीक है. जी नहीं, वो मैंने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के साथ लिया है. हाँ, और ये मैंने यदि कहा स्पेसिफाइड एरिया गिवन है नॉट पर यूनिट, तब H लिखा है. ठीक है, दिमाग का रखता ही में. लिखो नेक्स्ट. हाँ बेटा याद हो जाएंगे. अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो समझ लो. लिखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ. स्टीफेंस लॉ, पहला ही क्वेश्चन, चलो पहले आसान सा ले लो, वही सा ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, मतलब सब में लॉ तो एक ही लगना है. लिखिएगा IIT 90 का क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, बिल्कुल आसान आता है, बिल्कुल बच्चों वाला, बच्चों वाला क्वेश्चन आता है एकदम. द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीज्ड from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. By what factor would the radiation, by what factor would the radiation, by what factor would the radiation emitted by it increase, by what factor would the radiation emitted बाय इट इंक्रीज. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर. तो रेशियो पूछा था उन्होंने, लिखो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 64 अपॉन 9. सेकेंड ऑप्शन 256 अपॉन 81. थर्ड ऑप्शन 121 अपॉन 243. एंड फोर्थ ऑप्शन 9 अपॉन 64. ठीक है, तो क्या दिया इन्होंने, क्या दिया बताओ, टेम्परेचर. और सुनो बेटे, कैसे पता चलेगा कि स्टीफन कहाँ है, ये समझो. ऐसे नहीं एकदम कलम उठा के मत क्या करो. द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीज हो रही है जब कूलिंग हो, मैंने ये फेंक के मार दूंगा अभी मैं, जब कूल करेगी तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, और जब इंक्रीज कर रही है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट. तो इन्होंने क्या कहा, कहा गया द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127. बाय व्हाट फैक्टर वुड द रेडिएशन इमिटेड. ठीक है, तो E1 अपॉन E2 का रेशियो पूछ रहा है. रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, हीट.
अरे क्या हो रही है, हीट इमिटेड हो रही है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होल पावर 4, खत्म। T1 की वैल्यू क्या है 27 प्लस 273, 300 केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, और T2 बराबर 127 प्लस 273 500 400 400, कितना आ गया आंसर 81 अपॉन 256, ठीक है 81 अपॉन 250, 81 तो मैंने उल्टा लिखवा दिया, वो उल्टा कर लो उसे, 81 अपॉन 256 बनाया था ना, 81 अपॉन 256। देखो नेक्स्ट, इस पे लिख लो, नीट में आ गया, हाँ जब IIT में आ गया तो नीट में भी आ गया। देखो नेक्स्ट, a spherical body with radius, a spherical body with radius 12 centimeter radiate 450 watt power, कोई बात नहीं, हमने E1 अपॉन E2 पूछा, हमारा सही है। लिखो a spherical body with radius 12 सेंटीमीटर, मैंने E1 अपॉन E2 पूछा है ना, मैंने पूछा है ना, वो तो मेरा सही है, कोई बात नहीं, उसे काट दे बाई फैक्टर को, E1 अपॉन E2 कर, क्या था, a spherical body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin, full stop। if the radius were 450 watt power at 500 Kelvin, full stop। if the radius is halved and temperature double, most important कर लेना बेटे इसे, and temperature double, radius क्या कर दी हमने हाफ, और temperature double, what would be the power radiated, what would be the power radiated, तो पावर क्या होती है एनर्जी अपॉन टाइम, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी, अरे पावर इज इक्वल टू रेडिएटेड एनर्जी अपॉन टाइम, अरे रेडिएटेड एनर्जी अपॉन, और जो डेफिनेशन है स्टीफन्स लॉ की वो क्या है, डेफिनेशन क्या, पर यूनिट टाइम पर यूनिट, अब एरिया की बने तो क्या लगेगा, सिग्मा T टू दी पावर 4 इंटू ए, बेटा सारे केस इसलिए लिखा रहा हूं, क्या दिया है एरिया, इसका मतलब एरिया लगेगा, तो टाइम क्या रहेगा पर यूनिट टाइम, तो ये तो पावर है ना, क्या पूछा इसने कि पहले वाली पावर कितनी है, अरे तो पावर जो है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द पावर टू बी डिपेंड, तो पहला टेम्परेचर और एरिया, बॉडी कैसी है स्फेरिकल, तो इसका मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू दी पावर 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द रेडियस, ओ दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर t टू दी पावर 4, खत्म। इसे बॉक्स में कर लो कि whenever it is required to calculate the power, है ना, और वेरिएशन किस में रखा है, रेडियस में, किस में रखा है, अरे रेडियस को डबल कर दिया, क्या है रेडियस को हाफ कर दिया और टेम्परेचर, मतलब वेरिएशन दे रखा है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लग जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ गया मेरे पास, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू R2 अपॉन होल स्क्वायर इंटू T2 अपॉन T1 होल पावर 4, कितना आ गया P2 1800 वॉट, देखना जरा, हम ना सुधरेंगे कसम मातृभूमि की, हम गलती करके रहेंगे, फिर हम करेंगे ओ शिट, आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया है IIT 97, इससे कोई फर्क नहीं है, 97 2007 या 2070 आने वाला, इससे कोई मतलब नहीं है, किसमें आ चुका है IIT में, इसका मतलब दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा टू बॉडीज A एंड B
two bodies A and B are kept in evacuated chamber, in evacuated chamber यानी क्या है अंदर, evacuated का मतलब कैसा है, हवा, वैक्यूम है ना। टू बॉडीज A and B are kept in evacuated chamber maintained at a temperature of 27 degrees Celsius, maintained at 27 degrees Celsius. The temperature of A is 527 degrees Celsius, 527, temperature of 27 degrees Celsius, full stop. The temperature of A is 527 degrees Celsius and that of B 127 degrees Celsius. Compare the rate at which heat is lost from A to B, A and B, A and B. तो क्या हो जाएगा, क्या दिया है बोलो, क्या एरिया दिया है, अरे क्या एरिया दिया है, नहीं, क्या दिया है, रैप्टे शुद्ध भी तो मैं हिंट क्या दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या दिया है। मैं एक होता मैं बेवकूफ हूं, मैं तो मैं लिखा रहा हूं, ये क्या था हमारा एरिया गिवन हो तो ये लगेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर की बात करें तो फिर समझ में नहीं आ रही बात, ये आएगा ना। तो लिखो पहले, सिंस द सराउंडिंग टेम्परेचर इज गिवन, surrounding temperature is given and we wish to calculate, क्या पूछा है, रेट, कंपेयर द रेट एट विच हीट लॉस्ट, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास फार्मूला, बोलो, EA अपॉन EB, EB इसे किसके अंदर रखा मैंने, तो क्या आएगा, T1 TA माइनस T0 होल पावर अपॉन TB माइनस T0 होल पावर, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। नहीं है बस समझ में, पहले का टेम्परेचर कितना दिया है 120 नहीं 527, दूसरे का और सराउंडिंग और डिफरेंस दिया है, इसका मतलब आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, टेम्परेचर डिफरेंस में कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो आंसर कितना आया, सही आएगा कर लो, आसान अरे राम, आसान रहेगा क्योंकि पावर है ना यहाँ पर, बत्तनी ने पावर दे दिया। हाँ, EA कितना, वो TA कितना बेटे 520 प्लस 270 कितना आ गया 800। अरे वैसे होता ना टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं करते, ये अलग अलग है तो इसलिए करना पड़ेगा। यदि T1 माइनस T2 होता तो आंसर सेम ही था, लेकिन यहाँ पे क्या T⁴ माइनस T, ठीक है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। TB कितना है 127 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 और T कितना है T0 बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300। डू योर प्रैक्टिस, आंसर ये आ जाएगा सॉल्व होके, ईश्वर भला करे 23 कितना आ जाएगा 23 ऑन सॉल्विंग द रिजल्ट इज 23। देखो दो ही एक ही फार्मूला है, केवल क्या, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब उसके दो केस हो सकते हैं, या तो एरिया स्पेसिफाई होगा या टेम्परेचर सराउंडिंग का गिवन होगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, ना एरिया था ना सराउंडिंग। दूसरे क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व कर दिया मैंने, एरिया। तीसरे क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व कर दिया मैंने, सराउंडिंग। तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलो बहुत बढ़िया, एक और लिखो, टाइम खत्म नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। ड्यू टू द चेंज इन मेन वोल्टेज, ड्यू टू द change in main voltage, the temperature of an electric bulb, the temperature of an electric bulb rises from 3000 Kelvin। इस बार मैंने कुछ जल्दी हीट खत्म कर दी वास्तव में, है ना, जल्दी हो गई है। एक दिन में खत्म हुआ हमारा क्या कैलोरीमेट्री, दूसरे दिन में कंडक्शन खत्म हो गया, तीसरा ही तो है, फोर्थ है, अच्छा कल हाँ कंडक्शन कन्वेक्शन सब खत्म हो गया 2 दिन में, आज ये खत्म हो गया, अभी तो नहीं हुआ खैर। ड्यू टू द चेंज इन मेन वोल्टेज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब राइजेस फ्रॉम
3000 Kelvin to 4000 Kelvin. What is the percentage rise in electric power consumed? तो ये तो धोखा दे रहा, धोखा क्या दे रहा है ये? धोखा। कैसे? ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर की, अरे इधर बात कर रहा है किसकी, और दे क्या रखा है? टेम्परेचर। तो सुनो, जब हीटर गर्म होगा तो उसे दिया क्या जाएगा इनपुट में? जो करे टेम्परेचर। अंगीठी में फेंक दे हीटर को गर्म करके, क्या दिया जाएगा? अरे इनपुट पर सप्लाई दोगे इलेक्ट्रिक, और उसके साथ साथ वो क्या हो जाएगा? हीटिंग एलिमेंट। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जो इलेक्ट्रिक हीटर की पावर होगी, यानी कि रेडिएशन की जो पावर होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक सप्लाई के। इन आइडियल केस व्हेन देयर इज नो लॉस, व्हेन देयर इज, और हम हमेशा फिजिक्स में क्या लेके चलते हैं? आइडियल केस। तो लिख लीजिएगा की पॉइंट करके, की पॉइंट कि सिंस द टेम्परेचर राइज ऑफ हीटिंग एलिमेंट, since the temperature rise of heating element either of heater or bulb depending on supplied voltage, supplied power, electric power, supplied electric power, that will be same, that will be same। तो हमें क्या निकालनी है? इसने क्या क्वेश्चन में दिया बेटे? What is the percentage rise in electric power consumed? That means we have to calculate the percentage change in heating power। क्या निकालना है? हीटिंग पावर। क्या निकालनी है? जब भी टेम्परेचर के साथ पावर आ जाए तो अपना दिमाग लगा लेना, हीटिंग पावर आएगी। क्या आएगी? और हीटिंग पावर, पावर क्या होती है? E अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए, 4 इंटू सिग्मा क्या है? क्या एरिया गिवन है? नो। तो इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले वाला कितना है? दूसरे वाला? बोलो, पावर बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो क्या लगेगा परसेंटेज चेंज का फार्मूला? बढ़ रही है पी एफ माइनस इनिशियल अपॉन, बस खत्म। परसेंटेज चेंज इन, ऐसे क्वेश्चन को तो तुम्हें कह देना चाहिए सर, छोड़ो रहने दो, आप शांत रहें, आप शांत। ये करा रखे हैं कम बखत करके आता है सारे क्वेश्चन, और फिर आगे आगे आंसर। बेटा यदि पेपर में नहीं आया आंसर तो तेने जानी और मैंने जानी, फिर मारूंगा भी और आवाज भी नहीं आने दूंगा रोने की। क्या आएगी? टी टू दी पावर T1 की पावर 4, खत्म। ठीक है, कर लोगे? कितना आ रहा है? 216। सही है, 216।